नमस्कार। द ड्रामेटिक के तरफ से मैं पोंखी कश्यप आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम हर वेडनेसडे और संडे को रात को 10 बजे होता है, लेकिन कभी कभी हम अपने स्पेशल शोज में 6 बजे भी रखते हैं संडे को। तो आज हमारा बड़ा स्पेशल सा शो है और उसमें हमारे बीच है एम गनी जी। एम गनी सर हमारे बीच आज है। सर को हम बुलाकर लाए हैं। सर एम गनी जी मथुरा से हैं और आप वहाँ पे लगातार बच्चों के लिए बड़ों के लिए थिएटर करते रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक बार मथुरा गया हूँ और मथुरा में ना तो कोई ऑडिटोरियम है ना कोई स्पेस है, जबकि मथुरा बहुत स्पेशल जगह है। वो कृष्ण के बाल लीलाओं की वजह से जाना जाता है और वहाँ की रासलीला तो बहुत ही फेमस है। तो चलिए आज एम गनी जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे मथुरा में थिएटर की शुरुआत की। सर नमस्कार। नमस्ते गोविंद जी, नमस्ते। कैसे हैं? सब बढ़िया हूँ सर। पौंखी जी का थोड़ा नेट गड़बड़ हुआ तो सर मतलब मेरे लिए बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए सर, कि मथुरा में जब गया था तो वहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं था। हाँ। हमने एक शादी वाले मंडप में जाके ऑडिटोरियम बना के एक नाटक किया था नौटंकी पे खन्ना जी के साथ। हमने बिल्कुल। एक बार मंदिर में किया है एक जगह, है ना। तो आपने कैसे शुरुआत की? आपके घर में कोई था या कोई है? मतलब आप मथुरा में जाके कैसे प्लान किया थिएटर के बारे में सर? हाँ गोविंद, मेरे घर में तो कोई नहीं था जी और ना ही थिएटर में कोई प्लानिंग से मैं आया था जी। मैं तो बहुत उम्र भी नहीं थी मेरी। ज्यादातर सब बच्चे उसी उम्र पर 17, 18, 16 साल की उम्र पर ही आते हैं नाटक में। तो मैं भी नाटक में चल के आ गया। मुझे कुछ और शौक था और नाटक में मैं उसकी वजह से चल के आ गया, है ना। तो हमारे शहर में एक इप्टा नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी जी। एक यूनिट जहाँ काम करती थी, उनके टच में आया मैं और मैंने उनके साथ कुछ वक्त काम किया, मतलब 6 महीने लगभग। और उसके बाद मतलब मेरी जो हालात थे, घर के हालात जो थे, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं कहीं जा कर के नाटक कर सकूं। और वो ऐसा था कि नाटक करने के लिए ना आपको वक्त चाहिए होता है। जैसे आजकल की नौजवान पीढ़ी के पास जरा भी वक्त नहीं है। उसकी एजुकेशन का जिस तरीके का वर्डन या जो ढांचा बना है, उस वक्त में हमारे साथ मुश्किल ये थी कि हमें घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ता था। तो रिहर्सल में डेली जाना मुमकिन नहीं था। तो हमने अपने मोहल्ले में ही 6 महीने इप्टा के साथ एक नुक्कड़ नाटक किया था और एक मंच का नाटक किया। और उस नाटक के बाद अपने मोहल्ले में हमने थिएटर ग्रुप बनाया। थिएटर ग्रुप तो शब्द मुझे ठीक से मुझे पता भी नहीं था, मतलब कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सबसे पहले हमने हरिशंकर परसाई के 2-3 व्यंग थे, उनको लेकर के नाटक के तौर पर किया। तो ऐसे करके उसकी शुरुआत हुई और उन बस्तियों में ही मैं अब तक करता रहा हूँ नाटक। तो ठीक है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है कि मतलब बस्तियों में नाटक करना। और आपने तो अपने घर में भी एक ऑडिट। हाँ, मतलब मैंने कहा कि मैं तो अब ये बातचीत थोड़ी सी अनौपचारिक है, थोड़ी लंबी है, थोड़ी लंबी बातचीत है ये क्योंकि वो सर आप बिल्कुल लंबी बातें करें। हम चाहते हैं कि आपको सुनना, आपको जानना चाहते हैं सर। आपने जो काम किया है वो बहुत स्पेशल काम है और वो लोगों को पता तो चले कि आपने स्पेशल क्या किया है। हाँ, वो फिल्मी टाइप के इंटरव्यू ना बहुत ही हमें लिमिटेड वक्त में कुछ कहना पड़ता है। खैर, तो ये था नहीं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बात करो सर, मतलब ज्यादा बताओ आप सर। चलिए, तो गोविंद, मुझे आपका तो पता नहीं, मेरे घर में कैसे शुरुआत हुई ये बताता हूँ। तो मथुरा में मेरे पिता जो थे वो यहाँ काम करने आए थे। हम लोग यूपी के मध्य यूपी में
एक जगह है, वहां से मेरे पिता मथुरा में काम करने आए और यहीं पर वो जो श्री कृष्ण जन्म स्थान टेम्पल है उसमें मजदूरी करते थे। हम यहीं पले बड़े, और जब मैं 15-16 साल का था तब मैं कैमरा, मतलब मुझे कैमरा बहुत आकर्षित करता था, तो मैं कैमरा करना चाहता था, लेकिन पैसे होते नहीं थे। उस जमाने में स्टूडियो भी नहीं होते थे शादी वाले। तो कहीं से मुझे पता चला कि हमारे एक परिचित लड़के ने बताया कि उसके कोई रिश्तेदार हैं, वो नाटक करते हैं, और नाटक से मेरा परिचय ऐसे हुआ था कि मैं सिनेमा के लोगों के बारे में बहुत पढ़ता था। तो सिनेमा के लोगों के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे शबाना आजमी के बारे में पता चला। मतलब उन्हें एज एन एक्टर तो जानता था मैं, सिनेमा में काम करती है। तो पता चला, एक इंटरव्यू उनका छपा था इंडियन एक्सप्रेस के, एक हिंदी में अखबार आता था कुछ वक्त पहले तक, स्क्रीन नाम से। स्क्रीन अभी भी इंग्लिश में आता, उस जमाने में हिंदी में आने लगा था। तो मैं पढ़ता था, तो उसमें उनके वालिद का एक इंटरव्यू था लंबा सा, शबाना ने अपने पिता के बारे में बताया था। तो उसमें उन्होंने नाटक का जिक्र किया था कि वो नाटक करके वो यहाँ तक, मतलब नाटक की प्रक्रिया से जुड़ी रही, और इप्टा शब्द आया था। तो वही शब्द मैंने फिर सुना मेरे एक दोस्त के थ्रू, इप्टा और नाटक। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि नाटक क्या है, पहले से जाना जाए यार। ये तो मतलब मैंने कभी नाटक न सुने थे, न नाटक के बारे में पता था। और मैं शहर से थोड़ा हटके एक इलाके में छोटी सी दर्जी की दुकान करने लगा था। मतलब मैं छोटी उम्र में काम सीख गया था, उसके बाद मैं एक दर्जी की दुकान करने लगा था। तो वहीं एक कस्टमर, वो लड़का जो था कस्टमर था, और उसके भाई वगैरह करते थे ये नाटक। तो वो मुझे पकड़ के, मैंने उसे फौरन पकड़ा कि तू अपने भाई से मिलवा दे मुझे। और वो लेके उनके घर गया, तो उन्होंने अखबारों की कटिंग दिखाई, उनके पेस्ट करके रखी हुई थी फाइल में अखबार की कटिंग नाटकों की। तो मुझे तो लगा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, यहाँ तो प्रसिद्धि भी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये करवाइए आप कैसे भी। सर अब तो कितने एज का थे तब आप? आपका एज कितना होगा? 16 साल रही। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि वो, और मैं जिस इलाके में रहता था वहां के बेहद समृद्ध परिवार था वो, मतलब उस इलाके के हिसाब से समृद्ध परिवार था जी। तो उन्होंने फिर उसी शाम को जो इप्टा मथुरा में यूनिट थी उसके डायरेक्टर जो थे उनके घर आए होंगे किसी काम से जी। और वो उनको लेके मेरी दुकान पे आ गए और उनसे मिलवाया। वो स्कूटर पर आए थे, तो मैं तो एकदम ऐसे लगा मुझे कि शबाना आजमी के कोई रिश्तेदार ही चल के आ गए हैं ये। और शबाना आजमी से मेरा कनेक्शन इसलिए बना था क्योंकि मैं कैमरे में बहुत रुचि रखता था, और शबाना का भाई जो थे वो बाबा आजमी, वो कैमरामैन थे उस जमाने के, सिनेमेटोग्राफर थे बहुत अच्छे जी। मेरा ये था कि थोड़ा सा ये अगर कहीं से जुगाड़ बनी है, इप्टा टू इप्टा मैच किया है नाटक के बहाने से ही शबाना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं से कोई कनेक्शन बन जाएगा और मैं बम्बई भाग जाऊंगा और बाबा आजमी को पैर पकड़ लूंगा और मैं सिनेमेटोग्राफी शुरू कर दूंगा जी जी। ये प्रक्रिया के तहत ये शुरू हुआ। तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आना चाहते हो नाटक में, ठीक है, लेकिन ना इसमें नाटक में लोग लड़कियां वड़कियां होती है चक्कर में आते हैं, तुम मतलब वैसा कुछ तो नहीं है। तो मैं हाँ, तो खैर उसके बाद फिर मैंने अगले दिन जाके उनके यहाँ एक फॉर्म भर दिया और सबसे पहले हमने नुक्कड़ नाटक वहां किया। सुशील कुमार सिंह का नाटक था वो, अपहरण भाईचारे का। वो दौर भी ऐसे ही था जैसे आजकल है, तो 92 के आसपास की बात है। तो वो नाटक के शो किए कुछ, और उसके बाद एक मंच, लेकिन उस नुक्कड़ नाटक को करके थोड़ा अच्छा तो लगा, पैर थोड़े कांपे पब्लिक के बीच में जाके, वो उतना आसान नहीं था नाटक करना, मतलब लाइंस पहली बारी में गया था, लोग कम थे, तो मुझे रोल भी दे दिया था उन्होंने कि तुम ये करो, बोलो, पढ़ो। तो और बहुत एक्साइटेड था मैं, मतलब जाता था ना तो ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ मैं अब सीधे बम्बई जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता बम्बई पहुंचने वाला हूँ अब थोड़ी देर में। तो ये हुआ कि फिर वो नाटक वो कर दिया। उसके फौरन बाद उन लोगों ने एक
मंच का नाटक शुरू किया। और पैरेलल हमारे शहर में ही एक और थिएटर ग्रुप चलता था, जो नाटक में आने के बाद ही पता चला मुझे। एक संदीपन नागर थे, उनके भी डेथ हो गई है। वो यहाँ का बहुत समृद्ध थिएटर ग्रुप चलाते थे। उनकी माँ भी यहाँ पहले काम करती रही थी, उसके बाद वो मुंबई चली गई और सिनेमा लिखने लगी। तो उन्होंने एक नाटक किया, हमारा नुक्कड़ खत्म हुआ और उनका स्टेज नाटक हुआ। उसमें लाइट करने के लिए दिल्ली एनएसडी से, और वो साईं जो बनता है, क्या नाम उसका, अरे एक्टर है ना, साईं का कैरेक्टर करते रहे बहुत समय तक उसमें, मुकुल नाग। तो मुकुल नाग जो है वो वहां करने आए लाइटें, और वो लाइट देखी मैंने और मंच देखा तो मैं चकित रह गया कि यार ये तो बड़ी कमाल की जगह है। पहले तो सिर्फ ये था कि, हाँ गोविंद मैं बता रहा था, हेलो गोविंद, मेरी आवाज आई आपको? जी सर, हाँ आपका आवाज आ रही है। जी जी जी। तो मतलब जी। उस नाटक में जो एनएसडी के लाइट करने वाले व्यक्ति आए, तो उन्होंने जी। लाइटें करी। लाइटें तो बहुत थी नहीं, 6 लाइटें थी, लेकिन वो डिमर लेके आए, ऐसे घुमाने वाले ऐसे करके घूमते थे। और वो मैं एकदम पागल हो गया था उसे देख करके। मैंने यार ये क्या है, मतलब कमाल ही है, ये तो अद्भुत कुछ हो रहा है सामने। और उसके बाद फिर मतलब मैं कैमरा वैमरा और वो सब चीजें तो भूल ही गया। और नाटक में फिर जो मुझे मतलब रस दिखा, उसके बाद हमारा नाटक हुआ। तो हमारे नाटक मंडली में पैसे नहीं थे, हम जो नाटक करते थे वहाँ संदीपन जो थे वो थोड़े समृद्ध थिएटर ग्रुप चलाते थे, वो खुद भी समृद्ध वर्ग से आते थे। उन्होंने जुटा लिया था हमारे पास। फिर वो हाइलोजन लाइटें टांगी गई और टीन के कनस्तरों में बल्ब टांगे गए, और ऐसे करके वो नाटक का शो हुआ। तो बस मतलब वो एक तो वो मैं डिसअपॉइंटेड हो गया उसे देख के कि यार वो ज्यादा अच्छी लाइटें थी एनएसडी वाले जो आए थे, और ये तो बहुत गड़बड़ है। तो करना है तो वो करना है, ये तो नहीं करना। क्योंकि मुझे ना नाटक करना था ना कुछ, मुझे तो लाइटें पसंद आई क्योंकि मैं कैमरा करना चाहता था। और फाइनली घर की मतलब घर के हालात ऐसे थे कि वो रेगुलर रिहर्सल के लिए जाना मुश्किल था। तो फिर मोहल्ले में मैंने, और अपने पढ़ने का थोड़ा शौक था घर में। हम लोग 3-4 भाई बहन थे, 3 भाई 1 बहन थी हमारी। तो हम किताबें पढ़ते थे, लोटपोट, चंपक, पराग, ये किताबें। जब पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाता था तो हम ले आते थे, छोटे थे बहुत तब। फिर दुकान करने लगे तो वहां दुकान पे मैं मंगाता था। तो उसमें हमें एक और ग्राहक हमारे आते थे दुकान पर, उन्होंने हमें परसाई की किताब दे दी थी कभी। तो परसाई को हम जानते नहीं थे उससे पहले, और उनकी वो व्यंग रचनाएं हमने 2-3 पढ़ी थी। उन्हें पढ़ करके और उनको ही लेकर के मुझे लगा कि यार ये नाटक की तरीके से अपने मोहल्ले के बच्चों पे करते, नाटक तो कर नहीं पा रहे हैं। और वो मतलब गोविंद तुम्हें बड़ी अजीब लगेगी बात, ये बड़ी मजेदार है। अब तो पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल गया है। तो मेरे थिएटर ग्रुप की शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोटा लेके निकलते थे, है ना, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके जंगल में जाते थे, कोई रिहर्सल की जगह नहीं थी, और वहां जाके हम रिहर्सल करते थे। ऐसा उदाहरण बस ऐसा उदाहरण मुझे दूसरा मिला नहीं है कि हम जंगल जा रहे हैं लोटा लेकर के और वहां रिहर्सल कर रहे हैं। खैर वो प्रक्रिया चलती रही, और वो कुछ समय में, गोविंद आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं म्यूटेड हूँ, क्योंकि आपकी आवाज साफ है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था अपना। नहीं अभी साफ आ रही है आपकी, मेरी आज ठीक आ रही है, मेरी आज ठीक आ रही है। हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से गपशप कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हाँ ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैं मथुरा गया था तो मैंने मतलब वहाँ बहुत कुछ चीजें देखी, लेकिन वहाँ एक ऑडिटोरियम नहीं है। अब है या नहीं मुझे अभी के बारे में नहीं पता, अभी भी आप ही बताएंगे। निजी ऑडिटोरियम तो बने हैं, लेकिन एक सार्वजनिक ऑडिटोरियम जिसे कहते हैं वो नहीं है अभी भी। तो मतलब वो जंगल में जाते थे, और ऐसे करके पहला नाटक हमने किया, और मोहल्ले के बस्ती के मजदूरों के बच्चों के साथ वो कर लिया। और हमारी
फिर और उसके फौरन बाद उसमें भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उसे करके कुछ लाइटें करने का कोई सुख नहीं था। लोग थे जो बोल रहे थे, लोगों को हंसे, एक सुख मिला कि लोग हंसे, उन्हें अच्छा लगा, कुछ चीजें हुई, लेकिन वो करने का मतलब असली सुख नहीं मिला। तो फिर हमारा एक दोस्त था छोटा सा ही, हम उम्र थे सब 16 17 18 साल उम्र हो रही थी उस समय। तो एक लड़के ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़ी होगी, बोला कि यार एक कहानी पढ़ो तुम, ये है कमाल की कहानी। तो कफन पढ़ी और फिर हमने किया कि इसे करते हैं। कफन में हमें संभावना लगी गोविंद लाइट करने की, तो कफन तैयार करी और एक बगीचे में गए हम लोग। बगीचे में झोपड़ी डाली पहले ही, और पूरी फिर घर के तार वार इकट्ठे करे, 200 वॉट के बल्ब लिए और कुछ रेगुलेटर लिए, और ऐसे करके वो पहले नाटक की लाइट और नाटक मतलब एक स्टेज पर नहीं, क्यों स्टेज नहीं करते थे। हमने बगीचे में किया नाटक। उस नाटक में शहर के पहले तो हमें कोई मतलब मजाक उड़ा रहे थे, गालियां बकते थे कि साला आप सीखते नहीं है बच्चे और ऐसे करने लगते हैं। फिर वो उस नाटक में कुछ लोग, 2-4 समझदार टाइप के लोग आए, उन्होंने थोड़ी सी हौसला अफजाई करी और वो प्रक्रिया चल पड़ी। उसके बाद फिर वो कुछ अच्छे लोग मिले और उन्होंने हमें किताबों से तारुफ करवाया, जिनमें फिर वो सर्किल बनता गया और ऐसे दोस्त बने। एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग नाम चुनते थे कि भाई मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध की जितनी किताबें उपलब्ध है, जो मटेरियल उपलब्ध है, वो सब पढ़ना है। प्रेमचंद जितनी किताबें उपलब्ध है वो सब पढ़ना है। मंटू मतलब जो है, तो ये वो उम्र थी जब बहुत मतलब दुनिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये करना शुरू कर चुके। तो जो सिनेमा का जो था वो तो कहीं दूर चला गया और एक अलग तरीके का पागलपन सवार हुआ, जो नाटक की तरफ से मिलता ही था। उस जमाने में तो बहुत मिलता था कि सिनेमा बहुत दोयम दर्जे की चीज है, उसमें नहीं जाना है, सिनेमा नहीं करना है, सिनेमा वाले। तो ऐसे करके हम वो एक ट्रेनिंग हुई और वो नाटक की प्रक्रिया 2000 तक आते आते थोड़ी सी पारिवारिक हुई। 2000 के आसपास हमारे घर में, घर के ही मैंने भाई को अपने को नाटक में एक्टिंग करवाई पहली बार, छोटे भाई को। पहले तो पिता का विरोध रहता था मेरे ख्याल से सब, ये किससे ऐसे हैं गोविंद के, यार पूरी जिंदगी होती है, आपके भी रहे होंगे। पांखी आप नाटक करती हैं? जी सर, मैं भी थिएटर से हूँ। अच्छा, तो आपने भी झेला होगा शायद, पता नहीं, लेकिन जी सर। हाँ, हमारे घर में तो मेरे पिता बड़े खिलाफ थे शुरू में सबके, वो नहीं चाहते थे। खैर उसके बाद 2000 के आसपास मैंने अपने भाई को भी, सनीफ को, एक्टिंग शुरू करवाई और 2000 के बाद फिर हमारे घर में सनीफ, जो गोविंद सनीफ मदार जो हैं मेरे भाई, उनको मैंने एक्टिंग शुरू करवा दी थी। और उसके बाद फिर जो है वो पारिवारिक काम बनना शुरू हुआ और मेरे पिता को भी लगने लगा कि नाटक के जरिए इस लड़के के बहुत अच्छे समझ हुई है, अच्छे लोगों से संपर्क में आया है और इसे ये करने देना चाहिए। और घर के हालात भी थोड़े ठीक हो रहे थे, थोड़ा सा कारोबार भी बेहतर कर पा रहे थे। हम जो करते थे वो थोड़ा सा उसमें ड्राम मतलब वो आपके पास चूंकि बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा समझ होने लगती है, तो आप अपने काम में भी थोड़ी सी अलग तरीके से देखने लगते हैं, चीज थोड़ा सा और एलिमेंट जुड़ जाते हैं उसमें। तो दर्शकों पर भी, सॉरी कस्टमर पर भी उसका असर पड़ता था और हमारा काम थोड़ा बढ़ गया। तो ऐसे करके चलने लगा। एनएसडी और ड्रामा स्कूल, जो भी ड्रामा स्कूल थे, उनके बारे में तो हमारा सोचने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि हम वहाँ मतलब उस तरीके की पढ़ाई लिखाई थी नहीं। तो 2000 में घर में नाटक शुरू हुआ, उसके बाद फिर बच्चे हुए, बच्चे नाटक करने लगे और फिर पत्नियां, मतलब सब पूरा परिवार नाटक वाला हो गया। फिर सब जुड़ गए आपके फैमिली से। हाँ। फिर मेरे पिता ने भी वो सर बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स को मतलब हम विश्वास एक बार दिला देना, तो फिर
सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। शुरुआत में तो सब लोग सोचते हैं कि थिएटर में क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बार विश्वास होने के बाद फिर सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने 2003 के आसपास कुछ दोस्तों ने मिलके, जब ये लगा कि नाटक बहुत देर तक नाटक करना है अगर, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर भी चलता रहे, पेट भी भरता रहे, नाटक भी होता रहे। क्योंकि ज्यादातर नाटक वाले एक सर्टेन वक्त के बाद या तो नाटक छोड़ना पड़ रहा था उन्हें। मथुरा में नाटक करने वाले लोगों में ब्रजेंद्र काला थे, जो बंबई तब मतलब स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो संदीपन नागर के परिवार, उनके ब्रदर एक सेट हो गए थे सिनेमा में, लेकिन वो मुंबई का तो स्ट्रगल सनातन सर विजेंद्र काला जी बीएनए पास आउट है ना सर? नहीं। अच्छा, वो दूसरे हैं। ठीक है सर। तो मतलब फिर ये रहा कि हम 2-3-4 दोस्तों ने मिलके एक स्कूल के बारे में सोचा, और उस स्कूल के बारे में इसलिए विचार आया कि एक स्कूल बनाते हैं जहाँ दिन भर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि हम स्कूल ही किराए पे लेते थे नाटक की रिहर्सल के लिए और नाटक करने के लिए, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक स्कूल ही बनाएं जिसमें रिहर्सल भी कर पाएंगे और शो भी कर पाएंगे, और हमारा भाई वो उसमें पढ़ाएगा तो उसे सैलरी मिलेगी, उसका घर चलेगा, जो दोस्त हैं वो सब अपना अपना उसमें सपोर्ट करेंगे, उनके घर चलेंगे, और ऐसे करके इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। 2003 में हम लोगों ने 2003 में इसका एक प्रारूप बना, और फिर वो प्रक्रिया चल पड़ी। और आज तो यहाँ के जो उसी स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे ड्रामा स्कूल्स में भी गए, सिनेमा फिल्म स्कूल में भी गए हैं, बाकी दुनिया की दीगर जगह पर भी जा रहे हैं। और अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ ये वही जगह है, मैं आपको दिखा पाता तो नीचे अभी भगत सिंह पर कोई छोटे बच्चे गोष्ठी कर रहे हैं, है ना। तो वो प्रक्रिया निरंतर है और चल रही है नाटक के बारे में, नाटक को लेकर के। तो जी आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा यार, ऐसे तो बड़ा जी सर, अरे नहीं मतलब सवाल है सर। वो स्कूल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि मतलब कैसे नॉर्मल स्कूल जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, या फिर मतलब कितने क्लास तक, 10वीं तक ही होते थे, या किस तरह के वो स्कूल? जी मैं डॉक्टर मोहन आगाशे से मैं मतलब ऐसे संपर्क में आया था जब मैंने उनके नाटक के बारे में पढ़ा और उसको जाना, तो उनको मैंने कहीं से फोन नंबर जुटा के फोन किया या चिट्ठी भेजी थी, मुझे ठीक से याद नहीं, इस वक्त थोड़े वक्त हो गया। तो उनसे बहुत अच्छी बातें हुई और उन्होंने पढ़ाई को लेकर के भी कुछ बातें रखी, और उनकी जो नाटक, उनका जो शैली है नाटक को लेके, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है यहाँ बच्चों के लिए, वो तो गोविंद आपको तो पता ही है सब। तो उनकी समझ को लेकर के हमें लगा कि स्कूल, सामान्य स्कूलों में अगर ड्रामा को शामिल कर दिया गया होता तो बेहतर होता। तो हमने वो पहला स्कूल बनाया जिसमें ड्रामा को शामिल कर लिया, जिसके लिए सरकारें शायद ड्रामा पे जो पैसा खर्च करती रही हैं और वो तमाम योजनाएं परियोजनाएं बनती रही, लेकिन हमने वो 2000 में फाइनली उस प्रयोग को किया, और हर दिन नाटक उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया में जो सामान्य पढ़ाई जो होती है, पंखी आप जो पूछ रहे हैं वो सामान्य पढ़ाई ही है, सिर्फ नाटक वाले लोग हैं और नाटकीय तरीके उसमें जोड़े गए हैं। उससे वो स्कूल की प्रक्रिया चलती है और बिल्कुल, मतलब वो टीआई के फॉर्मेट पे जैसे थिएटर एजुकेशन में काम होता है। हाँ वो बिल्कुल नहीं, वो तो पूर्ण रूप से ड्रामा के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं, मतलब मैंने चूंकि उनके काम के बारे में आगाशे साहब से जो बात हुई एक जमाने में, उन्होंने जो कुछ लिटरेचर वगैरह भेजा था, उसके बाद तो मुझे नहीं पता बहुत। फिर हम लोगों ने अपना प्रयोग शुरू किया और उसी से सीखा है सब कर करके कि क्या जरूरत है, किस तरह की जरूरत है। अभी हर दिन असेंबली में यहाँ बच्चे हर दिन नाटक करते हैं, वीकेंड पर वो एक अच्छी मतलब डिजाइन करते हैं और अच्छी खासी प्रस्तुति करते हैं स्टेज पर। अभी तो कोविड का वक्त है, तो एक और ये सब उनकी सब्जेक्ट से ली गई चीजों को लेकर करते हैं वो, है ना।
तो खैर वो एक अलग प्रक्रिया है। तो ऐसे करके उनका नाटक चलता है, उसके दोपहर बाद हमारी थिएटर ग्रुप के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो नाटक करने लगते हैं अपना, तो उनके नाटक चलते हैं। तो मैं तो अब थोड़ी देर से नाटक नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। नहीं सर, करना चाहिए। आपने जब जी पंकी पूछे। नहीं, मैं ये पूछ रही थी सर कि आपने जब शुरू की थी, मतलब आपके शुरुआती समय में नाटक का स्थिति जैसा था मथुरा में, अभी कैसा है? अभी तो देखिए, बीच में एक दौर ऐसा आया था, अभी करीब 10 साल का एक गैप है जिसमें नाटक नहीं हुआ था मथुरा में। मतलब ये हम लोग मथुरा में, लोग शहर के लोग हमें मथुरा में नहीं मानते, हम शहर से थोड़ा हटके रहते हैं, शहर में नाटक हो नहीं पा रहा था। अभी कुछ उत्साही बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने अलग अलग प्रयास करना शुरू किए हैं, तो अब साल में 1-2 नाटक हो रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया शुरू हो रही है शहर में। बाकी हमारा जो नाटक करने की बात है वो एक ऐसा है कि वो, मैंने कहा ना, ये तो निरंतर है कि वो होना ही है, आप यहाँ रहेंगे तो नाटक होगा। जी, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये भी उसी संस्थान की एक जगह है जहां मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ गोविंद, एक बड़ी मजेदार बात है। गोविंद सर आप बोल। जी गोविंद, एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको। ये कह रहा था, मजेदार बात बताऊं। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। कि मैंने ना पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली, मुझे नाटक, आप नाटक व्यक्ति बोल रहे हैं, मैंने नाटक नहीं किया है जिंदगी भर, मैंने कहानियां करी है जी, कविताएं करी है, बाकी सारी चीजें करी है, नाटक की सारी चीजें करी है बस, तो नाटक नहीं किया। और अंकुर साहब की यार कहानियां कभी देखी नहीं है, ये मेरा अभी तक का अफसोस है। अंकुर साहब से मेरा मतलब बात के वक्त में अच्छी परिचय हो गया, अच्छी बातचीतें रही हैं, लेकिन उनका काम नहीं देखा कभी। मुझे पता नहीं कैसे करते हो कहानी का रंगमंच। नाटक की चीजों को आगे बढ़ाना, उससे जुड़े रहना। और आपने जो एक बहुत मजेदार बात बोली कि मथुरा वाले लोग तो हमें मथुरा का मानते नहीं, मथुरा के बाहर का मानते हैं, तो ये बात सुन के मुझे थोड़ा शेक्सपियर की याद आ गई। शेक्सपियर भी जब नाटक करते थे तो उन्हें कहा जाता था ना कि आप बाहर कीजिए, आप शहर में नहीं करेंगे नाटक, आप शहर के बाहर रहिए, क्योंकि आप शहर में आएंगे तो शहर वालों को बिगाड़ देंगे आप, तो आपको हक नहीं है कि शहर में नाटक करें, आप जाइए शहर के बाहर नाटक कीजिए, जो करना कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करें, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, तो उन्होंने उसी तरह से अपने 9 थिएटर बनाए थे, जो अभी एक ही बचा है, ग्लोब थिएटर। तो मुझे पूरी कहानी याद आ गई शेक्सपियर की। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह भी है कि हमारा तो इसलिए मैं बात नाटक नहीं कर पाता कि शुरू में तो मतलब मैं इस कदर तकनीकी हावी हो गई थी मेरे कहानियों पर, इसीलिए मैंने कहानियां करी। नाटक करता तो उसे बहुत लोग होते, बहुत सारा वक्त उस अभिनेताओं को देना पड़ता। मैंने क्या किया था, बीच में तो एक दौर ऐसा आया कि मैं इस कदर, जैसे आपके यहाँ स्टूडियो थिएटर था ना एनएसडी में अंदर जो है, एक उस तरीके की एक स्पेस बना ली मैंने यहाँ, और मतलब एक महीने लाइट रिहर्सल हो रही है, मतलब 1 महीने लाइट रिहर्सल हो रही है। तकनीकी बारिश पड़ रही है तो बारिश का सेटअप लगवा दो, ये हो रहा है तो वो सारी चीजें लगवाओ और ये करनी है। और उस समय बहुत पैसा नहीं खर्च कर रहे थे हम लोग। सबसे बड़ी बात ये है, ये सब चीजें क्रिएटिविटी के द्वारा क्रिएट की जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वहां का नाटक जितना महंगा है, हमारे यहाँ का नाटक उतना महंगा नहीं है। हालांकि सेटअप वगैरह देखेंगे, सनी बहुत बड़े नाटक करते हैं, मुआवजे करते हैं, वो B3 करता है, वो यहाँ बहुत बड़े सेट लगाता है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा खर्च नहीं करते हम, क्योंकि वो संसाधन धीरे धीरे बहुत जुट गए हैं, तो वो पैसा खर्च उस तरह से होता नहीं है ज्यादा। और ज्यादातर लोग यहीं के सीख गए हैं। जो नाटक हो रहा होता है, जो बच्चे बाहर भी हैं, तो नाटक के वक्त में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है कोई, या कोई कहीं भी है, तो आ जाते हैं, 4-6 दिन पहले जरूर आ जाएंगे। जब भी कोई बड़ा नाटक होता है तो सब आके जुड़ जाते हैं, तो एक अलग ही माहौल रहता है। अरे बहुत बच्चों को तो मैं खुद जानता हूँ जो TI में गए हैं। आपकी भांजी है, अर्शिया भांजी है ना, मतलब जो उतना है ना, वो भतीजी, हाँ भतीजी, उन्होंने BA किया। मतलब घर में भी इन्होंने शुरू कराया कि लोगों को थिएटर करना है, जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं यार, ये तो तुम वहाँ शायद
सुनो गोविंद, ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा सब पिता है, ऐसा नहीं है। आशिया का जैसे वो डांस वांस करती थी, उसकी इच्छाएं उसमें लगी, इच्छाएं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, इच्छाओं की बात मैं मानता हूँ ना। हाँ, तो सपोर्ट करना भी तो सर बड़ी बात है ना सर। हाँ वो तो है ना, मतलब आजकल सपोर्ट ही मिल जाए तो इससे बड़ी चीज क्या है। मेरे घर में कोई सपोर्ट करने वाला है मुझे, है ना, उससे बड़ी चीज क्या है। उसके बाद तो फिर काफी बच्चे हुए, क्योंकि और लड़की रूबी पास आउट करके गई है आपके यहाँ जी, से, पास आउट करके रूबी चौधरी जी। तो रूबी हमारी पारिवारिक एक ही परिवार है जी, जी। तो मतलब हाँ, ये बहुत सर, ये बहुत बड़ा काम है ना, कि जहाँ पे जब मैं गया था ना ऑडिटोरियम था, ना स्टेज था, ना लाइट थी, ना कुछ था, बच्चे भी नहीं थे उस समय तक कि मतलब जिनको थिएटर पता हो, है ना। उस जगह पे एक आंदोलन जैसा कुछ क्रिएट करना वो बड़ी बात है। आपको गोविंद, अभी आप बहुत दिन पहले नहीं आए, गोविंद अभी आए हो, ये वृंदावन में जो आए थे यही तो ना, दिनेश खन्ना के साथ। हाँ, तो आप अपना स्पीकर चालू कर लो गोविंद, आपका स्पीकर बंद है। तो हाँ जी, हाँ, लेकिन चूंकि देखिए हमारे नाटक की कंडीशन क्या है कि इसे भी हमने समझा है, नाटक को निरंतर करना है, तो आपको तो बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहना पड़ेगा। राइट। हमने नाटक में लोगों को एक अलग ही मतलब वैसा रहता था ना, नाटक का डायरेक्टर बहुत सख्त होगा, और उसे मतलब कई तो गाली गलौज भी करते थे, तो ये सब चीजों से निकलना चाहिए, बच्चों को पढ़ने की तरफ प्रेरित करना है। बिल्कुल। अगर वो ड्रामा में जाना है तो ड्रामा की पढ़ाई करें, जीवन भर ड्रामा करना चाहते हैं और ड्रामा की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई दूसरी पढ़ाई करें, और ठीक करें, जी, सेट हो, साथ में नाटक करें, है ना। इस पर हमारा विशेष ध्यान रहा, तो इसके चलते क्या होता है, बच्चे बाहर नहीं जा पाते। हम लोग कभी भी नहीं जा पाते, हम लोग उसमें शो लेके नहीं जाते बाहर, हम कभी आपने चर्चा नहीं सुनी नाटक लेके गए होंगे जी, क्योंकि वो वहां से हमें सिर्फ एक ट्रॉफी दे देंगे, मेडल दे देंगे, लेकिन उससे कई बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम नाटक दिखवाते हैं उन्हें, बाहर आप लोगों के जब नाटक होते हैं उन्हें कहते हैं कि जाके नाटक देखो आप लोग, और जब वो स्ट्राइक हो जाते तो अपने आप कहीं भी सकते हैं। तो सर ड्रामा के साथ साथ फिल्मों में कैसे मतलब आपका दखल शुरू हो गया, या शुरू से फिल्मों में इंटरेस्ट था आपका? अरे वो तो मैंने बताया, मैं सिनेमा की वजह से नाटक में आया था। हेलो, आप गायब हो गए हैं दोस्त। तो हेलो, हाँ गोविंद जी, हाँ मैं कह रहा था नाटक तो चलता रहा, लगातार आप करते रहे, फिर फिल्मों की तरफ शॉर्ट फिल्में बनाई आपने सिनेमा में। हाँ, तो सिनेमा में ऐसा हुआ कि मैं सिनेमा तो कैमरे की वजह से सिनेमा में आया था। जब कैमरे सस्ते हो गए और मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, थोड़ा सा काम करते थोड़ा पैसा आ गया, तो मैंने कैमरा खरीदा पहले, और जो कहानी में मंच पर करता रहा था, तो देश भर के तमाम कहानीकार, कमाल के कहानीकार, संपादक राजेंद्र यादव साहब से लेकर के आपके परिकथा या जो भी अपने अभी पत्र पत्रिकाएं चलती नहीं, अब कुछ पिछले 3-4 साल से अब मेरा टच कम हो गया है, वरना देश भर के कहानीकारों से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, संपादकों से बहुत अच्छी दोस्तियां हुई, और मैं कभी चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन मतलब मैं लिखता था इसलिए दोस्ती नहीं हुई, मैं पढ़ता था इसलिए दोस्ती हुई मेरी। तो उन्हीं कहानियों में से कहानी को लेकर के हमने 2010 के आसपास सोचना शुरू किया कि इसे कैमरे से कहते हैं कहानी को, और उस पर हमने 4.5 घंटे की पिक्चर बनाई।
तो वो शूट कितने घंटे हुए होगा सर? 1 साल शूट करी हमने वो पूरी, और करते रहे शूट। अच्छा, इस प्रक्रिया में भी मतलब टाइम की शुरुआत होती है। अमोल गुप्ते हैं जो आप जानते होंगे, जिन्होंने फिल्म मेकर हैं, सारी जमीन पर लिखी, और वो तो उन्होंने फिल्म बनाई थी बच्चों को लेकर के। स्टैनली का डब्बा, हाँ देखी मैंने, छोटे कैमरे से। तो उन्हें मैंने कहीं से नंबर फोन किया और बताया कि मैं मथुरा में ऐसे रहता हूँ, और आपने छोटे कैमरे से बनाना चाहता हूँ थोड़ी। तो वो कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत सपोर्टिव व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद से जितना सपोर्ट बताया, अपने कैमरा से बात कराई, उनकी सलाह के बाद फिर मैंने खरीदा। उसके बाद फिर कैमरा खरीद लिया। अब स्क्रीन करना नहीं आता, स्क्रिप्ट लिखी नहीं है तो हमारे भाई हैं अनिल मदार। उनसे कहा तो उन्होंने 40 सीन की स्क्रिप्ट लिखी, और कहानी थी ज्ञान प्रकाश विवेक की, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी थी। और उस पर हमने एक साल तक स्कूल को लेकर स्कूल के बच्चों को लेके, उसमें वो कलीम भी था जो टीआई कंपनी। बिल्कुल मैं जानता हूँ कलीम को। संदीपन नागर ने भी एक्टिंग करी थी उसमें। तो उससे हमने एक साल करते रहे, हर सैटरडे और संडे शूट करते थे। अच्छा। या जिस दिन छुट्टी होती थी करते थे। घर से खाना अपना ले जाते थे और बनाते थे। तो शूटिंग हो गई, फिर उसके बाद एडिटिंग की, और ऐसे करे 4.5 घंटे की पिक्चर बनी। उस बनाने के बाद हमने अपने जानकार दोस्त को दिखाई। तो उसने बताया कि यार ये बहुत लंबी है, थोड़ा एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर वो अलग से एडिट हुआ, और 84 कट जो था उसका, वो बना, और 2013 के आखिर में वो फिल्म कंप्लीट हो गई। और दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस, जो देश भर में बेहद जिम्मेदार फिल्मों का डॉक्यूमेंट्री, और वो सिनेमा जो जनता नहीं है, उस सिनेमा के फेस्टिवल्स करते हैं। उन्होंने उस फिल्म को वहाँ पोस्टर रिलीज किया, अरुंधति रॉय और संजय काग, एंड उसके बाद फिर उसे उन्होंने फेस्टिवल में दिखवाया देश भर में। तो उसने मुझे वो थोड़ा सिनेमा की तरफ धकेला। तो सिनेमा चालू हो गया, और अभी फिर उसके बाद कैमरा करने लगा था। मेरे दो भाई ने फिल्म आई मुजफ्फरनगर राइट्स पर। मुजफ्फरनगर बाकी है जी, वो नेटफ्लिक्स पर है, तो उसका कैमरा मैंने किया फिर। अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। और ये सब चीज खुद से सीखी मैंने, मतलब वो इंसिडेंट। हाँ, अभी मेरे मन में वही बात आ रही थी कि मतलब आपने जितना काम किया है खुद से किया, थिएटर भी खुद से किया, कैमरा भी खुद से किया, मैंने पढ़ाई भी खुद से ही करी। अरे क्या बात है सर, है ना। तो मैंने दर्जी का काम 2 महीने गया, वहां पे भागाया, ठीक है ना। फिर अपने घर में थिएटर भी बनाया छोटा सा, वो भी खुद से बनाया। हाँ, अभी अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी है, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद कहानी यही हमारे यहाँ की, उनके साथ मिल करके काम किया। वो अभी तो फिल्म स्कूल से पास आउट हो रहा है, ऐसा रहता है इस साल। तो उसने और हमने मिलकर स्क्रिप्ट पे काम किया, और हमने मिलकर इंडिपेंडेंटली बनाया। तो मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर मथुरा में मनीष मुंद्रा, तो उन्होंने वो थोड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ करिए। सुनिए मथुरा है तो बोले यार सुनाओ क्या कर रहे हो।
फिर उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो बोले यार साथ में करते हैं, सुनाई तो बोले यार साथ में करते हैं, तो इरफान को ले लेते हैं, इरफान को ले लेते हैं, या मैंने यार इरफान की कहानी नहीं है, मैंने यार इरफान की कहानी नहीं है, त्रिपाठी को ले लो, त्रिपाठी को ले लो। और उन्होंने जबरन से पंकज त्रिपाठी से मीटिंग की कराई दिल्ली में। और वो कहानी में पंकज कमाल के फिट नहीं थे जी। और ये बात मुझे बाद में बड़ी अजीब लगी। और हम दोनों मिले एनएसटी में ही मिले थे हम। तो मैं पंकज से 3 बार ये बात पहली पसंद बात नहीं हो, दूसरी नहीं हो, और तीसरी नहीं हो, और तीसरी भी अच्छा, हाँ ठीक है, वो हर डायरेक्टर की अपनी चॉइस होती है कि इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे कौन चाहिए। हाँ, मतलब वो हम बहुत ही करना चाहते थे। और पंकज उस कैरेक्टर में फिट नहीं थे। जिसके लिए वो फिट होते वो कराना न्याय नहीं होता। तो पंकज बहुत दोस्ती रही, उसके बाद वो बुरा नहीं माना उन्होंने, और वो रिश्ते बने रहे हैं। कहानी फिर आगे चल उस कैरेक्टर को फिर प्रकाश झा को पढ़वाया था जी। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, तो वो टच में था, तो पहुंचाई गई। और वो एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी है, दिहाड़ी मजदूर देखे थे ना। बिल्कुल उनकी कहानी है, तो एक ऐसे दिहाड़ी मजदूर के लिए मुझे लगा कि अगर तो वो कहानी उन्हें पढ़वाई गई, वो फिट हो जाएंगे। और उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हुए। और अच्छा, एक बात आपकी इसी बात से याद है, जैसे कि आपने सारी ट्रेनिंग खुद ही से शुरू की, तो कहानी उन्हें पढ़वाई गई, और उसके बाद वो फिर बहुत नहीं, आप बताएं, मैं बाद में पूछ लूंगा, पर आप बता दें, ये बात को पूरा कर लें। हेलो। हाँ, मैं कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा था क्योंकि आप बीच में रुक गया था नेट की वजह से, तब मैंने पूछा था। आप ये पूरी बात तो बता दें, वो जो प्रकाश झा की आप बात कर रहे थे। नहीं, वो फिल्म तो अभी आएगी, मट्टो की साइकिल नाम है उस पिक्चर का। अभी सिनेमा हॉल थोड़ा चलने लगे, अभी वो इंटरनेशनल फेस्टिवल ओपन हुई है जी। अभी आना बाकी है उसका, और बाद में कभी करेंगे। अभी आना बाकी है उसका, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो बिल्कुल। मैं ये बात पूछ रहा था, जैसे आपने कहा ना कि मतलब मैंने तो सब चीज, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो, ये रिपीट आवाज हो रही है दोस्त। हाँ, वो माइक की वजह से। तो मैं ये कह रहा था, मैं अभी माइक बंद कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये था कि आप तो जैसे सब कुछ अपने से कर करके सीखा और आगे बढ़ाया, तो आप ट्रेनिंग को मतलब कितना महत्व देते हैं कि ट्रेनिंग एक इंसान को बनाने में कितना सहयोग देती है। जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, मतलब चाहे वो कैमरे की हो, चाहे फिल्म की हो, चाहे थिएटर की हो, है ना, वो ट्रेनिंग करके आदमी क्या अचीव करता है। मतलब आपके साथ भी हुआ होता तो शायद और जल्दी चीजें बनी होती, और जल्दी चीजें हुई होती। मतलब आप कैसे सोचते हैं उसको? गोविंद, आपने, मैम ये साउंड हो रही है, हाँ, आपने सवाल के साथ जवाब भी दे दिया है। जवाब यही है कि गनी की जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो इतना ज्यादा है। आज मेरे बाल पक गए हैं, जब कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा जीवन में। जो चीजें मिल रही है ना गोविंद, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है उन्हें लेकर के। मतलब मैंने मेन स्ट्रीम बड़ी फिल्म बना ली है, मुझे कोई एक्साइटमेंट अब नहीं बचा है नाटक में। क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं ना, जो करना चाहते हैं आप सही उम्र पर, और मैंने जीवन के 30 सालों में जो चीज सीखी है ना, वो आप 3 से 5 साल में उसे करते हैं, और बहुत ठीक से करते हैं। तो शिक्षा, मतलब ट्रेंड होना किसी भी चीज के लिए बेहद जरूरी है। और खास तौर से कला के जो क्षेत्र हैं, हालांकि हमारे देश में कला की पढ़ाई को लेकर के उदासीनता बहुत है। कहीं भी प्राइवेट स्कूलों में आपको आर्ट साइड नहीं मिलेगी, ह्यूमैनिटी पढ़ाई नहीं जाती है, साइंस मैथ ही पढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से
ट्रेनिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हम जीवन भर ना उस ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो जीवन सिखाता है, और जीवन पूरा निकल ही जाता है उसमें। हालांकि ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप जीवन भर सीखते हैं, पर वो ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर ड्रामा में आ रहे हैं, सिनेमा में आ रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक तो तरीका वही है कि आला खरीद लें, इंजेक्शन लगाना सीख लें और डॉक्टर बन जाएं। एक तरीका है कि आप डॉक्टर बने, पढ़ें डॉक्टर। ठीक वैसे ही आप ड्रामा का अगर स्कूल है तो उसे पढ़ें, फिल्म का स्कूल है तो उसे पढ़ें, जो भी पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग को पढ़ें, बीएफए करें, एमएफए करें, है ना, और उसके बाद चीजें आपके बहुत हक में रहेंगी। मेरी पढ़ाई नहीं हुई वो कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरी परिस्थितियां थी। मैं एक दिहाड़ी मजदूर बाप का बेटा हूं, जिसे हमेशा साइड टू साइड घूमना होता था बच्चों को लेकर के, है ना। तो वो कोई उपलब्धि नहीं है, और ये कोई मतलब ये गर्व करने की बात नहीं है कि गनी बगैर पढ़े लिखे उसने कुछ कर रहा है। ये बहुत उपलब्धि है, क्योंकि ये उदाहरण जो है ना बहुत लोगों का जीवन खराब भी कर देते हैं। बेहतर ये है आप सही उम्र पर स्कूल जाएं। अब चूंकि वो चुनौतियां तो हैं, स्कूल जाना आज के वक्त में चुनौती हो गई है, फाइनेंशियल इश्यू है, बाकी चीजें, बट करना चाहिए और बेहद जरूरी चीज है जी। गोविंद। हाँ पंखी, पूछे आपके पंखी ने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं। नहीं, मेरा क्या हुआ है कि नेट का बहुत उनका नेट का कुछ दिक्कत हुआ था, मेरा नेट का बहुत दिक्कत, मैं बाहर आ गई हूँ। हाँ, अब पंखी आप और हम लग रहा है एक ही विंडो पे बैठे हैं। तो सर आप लोग क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना। गोविंद म्यूट है माइक। गोविंद आपका माइक म्यूट है। गोविंद आपका माइक बंद है। पंखी आप अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, जी सर मैं हाँ। आप लोग क्या बात कर रहे थे, मैंने तो सुना नहीं बहुत देर तक। हाँ जी, लेकिन सर अभी थिएटर के बोले थिएटर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना अभी सर। जी बोले सर, वो आपका माइक म्यूट कर दीजिए, शायद दिक्कत हो रही है शायद। जी बोले। तो सर गनी सर को हम लोग जानते हैं एक बहुत फेमस फिल्म के बारे में, तो वो फिल्म के बारे में अभी वो जानने चाहते हैं। जो सर वो बच्चों की साइकिल, आपका जो फिल्म है, उन्होंने उस फिल्म के बारे में बताया और कहा कि अभी हम थोड़ा उसको छोड़ेंगे, कि जब लोगों के सामने आए तो उस फिल्म के बारे में बहुत कुछ ना पता हो, तो चाहते हैं कि उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा भी गुप्त रखा जाए, कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहा है कि मत्तों की साइकिल है क्या। उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया भी कि उन्होंने उसको कैसे किया, किस तरह से बनी और किस तरह से उन्होंने उसमें काम किया है। क्योंकि आप बहुत समय नहीं थे तो ये एक छोटी सी दिक्कत हुई, तो मैं इसको अभी आगे बढ़ाता हूँ। तो सर एक चीज बताइए, मथुरा में रासलीला बड़ी फेमस है ना। तो कभी मन नहीं हुआ कि हर किसी का मन होता है ना, जहां वो रहता है वहां का कोई फोक है तो अपने नाटकों में उसको यूज करे, उसको कुछ नया स्वरूप दे और नए आकार में उसको प्रेजेंट करे, तो आपने कभी उसको लेके काम करने का नहीं सोचा सर? हाँ गोविंद, ऐसा है कि मैंने बताया आपको, क्योंकि देखिए मथुरा के लिए वो जो यहाँ की पारंपरिक ये माइथोलॉजिकल जो उससे ट्रेड जुड़ी हुई विधाएं जो हैं, धार्मिक जो, क्योंकि वो सीधे तौर पर धर्म से भी जुड़ती हैं, है ना। तो एक तो ये है कि उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ न हो जाए, वो एक खतरा रहता है ना। मन तो काफी हुआ, मैं रामायण को करना चाहता था मंच पर,
मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं मंच पर रामायण करूं, लेकिन वो फिर ऐसे ही मतलब नहीं हो सका, और मैं करता तो थोड़ा अलग प्रयोग होते, शायद वो या स्वीकार हाँ होते मैं या समझ नहीं होते या नहीं होते। हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो उसको छोड़ते हैं। लेकिन करना चाहिए थे, करना चाहिए थे। हाँ हाँ मतलब वो होता तो शायद कुछ और होता, बनता, क्योंकि आप सोचते हैं उस दिशा में वो सोच का ही नतीजा है कि आज तक थिएटर चल रहा है, फिल्में चल रही हैं और आप उसमें लगे पड़े हैं। नहीं तो कितने लोग हैं जो इस दिशा में सोच के मथुरा में हैं और उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कितने बच्चों को निकाला है। जी गोविंद, जी एक बात बता दूं मैं आपको, जहां तक पारंपरिक नाटक की बात है ना, पारंपरिक नाटक से, जैसे महाराष्ट्र में तमाशा है, यूपी में, हमारे पश्चिमी यूपी में नौटंकी है, राज से जुड़े लोग हैं, इनकी जीवन जो है ना बेहद खराब जीवन जीते हैं लोग, पैसा नहीं है इनके पास, ये सच्चाई है। तो इन विधाओं को लेकर के अतिरिक्त भावुक हो करके कुछ हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं, क्योंकि वो देखिए इसके नाम पर चाहे जितना मतलब सच यही है कि उससे जुड़े, सीधे तौर पर जुड़े लोगों के जीवन बहुत बेहतर नहीं है। तो अब चूंकि भौतिकवादी युग है, आपके पीछे एसी लगा हुआ है, दूसरे के में भी होना चाहिए, है ना, तो एसी तो सबके घर में होना चाहिए, हर एसी बनाए तो हर कलाकार के घर में, और वो नौटंकी करके नहीं आ पा रहा है, तो फिर बेहतर होगा नसीरुद्दीन शाह अंग्रेजी का नाटक करके एसी लगा सकते हैं, है ना। तो ये स्वीकार्यता जो है मतलब नाटक इस वजह से और बेहतर हो पाएगा, ऐसे नहीं है, आइडियोलॉजिकल, यानी कि उन्हें बताएं शिक्षा जरूरी है, और अपनी बात कहने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सुख भी है, सुख भी है। नाटक अब कोई जगह बची नहीं है जहाँ 10 लोग इकट्ठे बैठ ले, जी 30 दिन बैठते हैं लोग रिहर्सल के नाम पर, जी और असली नाटक तो और उसका रस जो है जिंदा करने की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भूमिकाएं जो है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर तो कमाल है। जी देश में नाटक को जिंदा जो वो लोग हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को प्रोडक्ट मुहैया करवाते हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि वो नहीं करे ना जिस तरीके जो आता है, जैसे कभी भी कमाल के वैचारिक लोग नहीं दिए, जो कि इसका फेल्योर भी है, मतलब ड्रामा ऐसे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अंकुर साहब के पास जरूर साहित्य चीजों पर बहुत से काम हुआ है, वरना तो सिनेमा स्कूल ही है, वहां से पढ़कर आपको जाले से पता है, मैं तो बम्बई में सबसे मिलता हूँ, एनएसडी और सच्चाई भी है ना, करें क्या उन्हें सिनेमा ये पहले तो याद देखिए कलाकार प्रदत्त संसाधनों से जीवन चलाने की करती है, क्योंकि टिकट तो भाई साहब सिनेमा की लेगा आदमी, या फिर उतना महंगा नाटक करती है, तब ले लेगा, हाँ रेपरेटरी कोई 200 रुपए का, नहीं, रेपरेटरी कंपनी की भी टिकट 50 रुपए के होते हैं सर, 200 के नहीं होते, वो गवर्नमेंट है इसलिए चलता है। गोविंद ऐसा है, वो 200 की ले लेगा, क्योंकि रेपरेटरी कंपनी तो फ्री में भी करेगी, वो सरकारी है जी। पृथ्वी में होता है ना 200 का, लेकिन उससे भी घर चलाना मुश्किल है। जी 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 जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ज्यादातर लोग वो सिनेमा या दूसरा काम करें तो उनके उतना बेहतर तरीके से नहीं चलेंगे, तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी उन लोगों के प्रति सही नजरिए की जरूरत है, मुंबई जाके आती है, जी 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 बिल्कुल, करने के बाद आती है जी। तो दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, फिल्म एडिटर है वो जी मुंबई में, तो वो कहता था दिल्ली के दिनों को याद करते, अलग ही लेवल का एलिटिज्म था, वहाँ के लोगों से मिल लो तो आप कीड़े हैं जी। तो
ये कहीं न कहीं साहित्य से जुड़ी विधा साहित्य से थी, जुड़ी विधा थी, इसे इंसानों के जिसे करीब होना इंसानों के चाहिए करीब था, होना चाहिए था। जी, वो उससे दूर वो होती उससे चली गई दूर है। और होती चली गई है, और अभी के हालात तो आपको अभी और के बेहतर हालात तो पता आपको और बेहतर पता है। हाँ, मतलब दूर ही होते जा रहे हैं हम तो। इसीलिए ये गपशप मैंने शुरू किया कि थोड़े से करीब रहें, थोड़े से लोगों से बातचीत होती रहे और लगे कि कुछ हो रहा है इस दुनिया में। मतलब हाँ, मतलब ये तरीका नहीं है कि मतलब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पा पाएँ, लेकिन एक तरीका तो है कि गपशप के माध्यम से हम लोगों से लोगों की बात तो कर सकते हैं, लोगों तक बात तो हाँ, पहुँचा सकते हैं। कि आज आपसे आपके बहाने बहुत सारी बातें लोगों को पता चली हुई मथुरा के बारे में कि वहाँ का थिएटर कैसा है। अच्छा, बहुत लोग उसको जानना भी नहीं चाहते कि मथुरा में क्या हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, वो थिएटर हाँ, को वो लेकर के थिएटर तो को लेकर देखो, के तो सच्चाई ये भी है, नाटक ना अब ये कम हुआ है, नाटक ना हर जगह कम ही कम हुआ है, हुआ है। हर जगह ही कम हुआ है। जी, आगरा में भी जिस आगरा तरीके में भी जितना जिस नाटक तरीके पर्दे जितना के नाटक आसपास हो रहा पर्दे था, के वो आसपास हो अब रहा था, वहाँ भी वो नहीं हो रहा। वहाँ भी नहीं हो रहा। जी, मथुरा में भी नहीं हो मथुरा रहा, में तो भी कोई नहीं नई हो बात रहा, तो नहीं कोई है। नई बात नहीं है। क्योंकि यार क्योंकि यार अब ना सर नए मेरा नौजवान नए नौजवान जी, नहीं, मेरा मुद्दा कम होने की बात नहीं है, लेकिन जहां जो हो रहा है, जो कर रहा है, उसको कम से कम अप्रिशिएशन तो मिले कि वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट लोग करेंगे तो शायद चीजें आगे बढ़ जाए। कोई जाके ये तो बोले कि भाई वहां भी कोई आदमी काम कर रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि भैया हमेशा बात होती है लाइट डिजाइनर का नाम बताओ, तो 4 लोग आ जाएंगे, डायरेक्टर 4 आ जाएंगे। भाई हर स्टेट में लाइट डिजाइनर है, हर स्टेट में डायरेक्टर है, वो अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई भाई दिल्ली पहुंच पाया, कोई दिल्ली नहीं पहुंच पाया, तो ये थोड़ी कह देंगे कि उनकी क्षमता कम है। शायद उनको मौका मिलता तो शायद हमसे ग्रेट होते, है ना। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल। बहुत अच्छी 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 बात बोली कि ग्रेट वो नहीं जो सिखा रहे हैं, भाई ग्रेट वो है जो सिखाने के लिए मटेरियल पैदा करते हैं। अगर मटेरियल नहीं होगा तो आप एडमिशन किसका लोगे। तो जहां से मटेरियल बन रहा है उस जगह के प्रमोशन के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मटेरियल बनता रहे, तभी तो आपके पास कोई आएगा। आप तो सिर्फ साल भर में 20-20 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जो 20-20 लोगों में से बनाते हैं उसके बारे में बिल्कुल, सोचना जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कल एक लड़का अभी कल फिल्म एक स्कूल लड़का का अभी फिल्म वो भर का रहा है फॉर्म, ठीक है, वो भर रहा है फॉर्म, जी, राइटिंग के लिए। राइटिंग कह रहा था जी, कहीं 5 सीटें हैं, तो बहुत मतलब स्ट्रेस था उसके, मतलब लग रहा था थोड़ा फिक्र में। तो मैंने एक बात कही, मैंने सुनो, मतलब तुम ये मत मानो कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हारा वहां चयन नहीं होगा तो तुम दिमाग नहीं होगा। मान लो तुम्हारी वहां जिनका चयन होगा उसी लेवल के 100 लोग हों, सेम उनका एक नंबर भी कम ना आए, तब भी सीटें 5 ही हैं। तो ये सीट मतलब सीट जो होनी चाहिए थी 100, वहां 5 सीटें, ये प्रॉब्लम वहां से है। आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है कि आपको नहीं आपके अंदर दिमाग नहीं है इसलिए उस जगह पर जाना, और वो जगह आपको साबित कुछ करेगी ऐसा भी नहीं है। हाँ, जरूरी है वो जगह मिल जाती तो आपके जीवन में थोड़ा बेहतर तरीके से स्मूथली चीजें आप थोड़ी सी स्मूथली कर सकते हैं। बात तो है। मतलब अब मुझे भी लगता है कि मतलब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, मतलब उस हिसाब से चीजें और बढ़नी चाहिए। मतलब सीटें भी बढ़नी चाहिए, स्कूल भी बढ़ने चाहिए, है ना। हाँ, ऑडिटोरियम रिपेटरीज बढ़नी चाहिए कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले काम करने का और उसमें स्कोप मिले। और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है, लेकिन वो सरकार तो कर देती है, लेकिन उसके बीच में जो जो लोग होते हैं वो सही जगह तक पहुंचने नहीं देते, वो बीच से आते आते खत्म हो जाता है। वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। इस बात मतलब के लिए मैं भी परेशान। अलग ही है, अलग ही चलता है। अलग ही चलता है जी। जिनके पास बहुत सारा पैसा जिनके है, पास बहुत जिनके सारा पास पैसा दिमाग है, है, उनसे जिनके पास कहते हैं आप दिमाग है, नाटक उनसे कर दो, कहते हैं आप नाटक कर दो। जी, उसे पैसे की जरूरत ही उसे नहीं है, पैसे की जरूरत ही उसे नहीं कहा है। जाता है आप उसे नाटक कहा कर जाता है आप दीजिए। नाटक कर दीजिए। वो जो जी, नाटक कर वो रहा जो है नाटक कर रहा उसे है याद नहीं किया उसे याद नहीं करेंगे तो उसके लिए बजट ही दूसरा होगा ना। उसके लिए कहा जाएगा भाई तुम्हारे लिए बजट नहीं है। जो बॉम्बे से आएगा उसके लिए उससे ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि वो कहेगा मुझे 20 लाख चाहिए, तो उससे नहीं पूछा जाएगा 20 लाख क्यों चाहिए तुम्हें। लेकिन जो बिल्कुल, जिसको बिल्कुल, जरूरत है 20 लाख की, उससे कहा जाएगा नहीं नहीं आप 20,000 में कीजिए भाई, आपके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी जैसे अच्छा ये भी स्थिति बड़ी अजीब सी है। हाँ, मेरे साथ का एक अनुभव है गोविंद, कि शुरुआती दौर में संगीत नाटक एकेडमी जो यूपी की है, वो जो फेस्टिवल कराती है ना,
उसमें मैंने पहली बार अप्लाई किया, और एक ही नाटक किया था मेरे जीवन में, बगिया बादशाह की। तो वो अप्लाई किया, तो वो नाटक थोड़ा लाइट वाइटों की डिमांड करता है ना, वो आपको तो पता ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा भूत वूत और थोड़ा सा चीजें हैं। तो चंद्रमोहन होते थे उन दिनों, चंद्रमोहन नहीं है अभी इस दुनिया में, तो चंद्रमोहन होते थे उसके ड्रामा के डिपार्टमेंट के हेड वहाँ। तो उन्होंने फिर उनसे बात हुई और उन्होंने वो बुलवाया हमको। तो और वो बहुत जल्दी में, फिर उन्होंने, प्रक्रिया तो बहुत शिद्दत से हुई ड्रामा के लिए, लेकिन वो बहुत जल्दी में बुलवाया गया, और बहुत जल्दी में वो 5 लाइटें दे दी उन्होंने, जिसमें एक काम नहीं कर रही है, 4 काम कर रही हैं। पार लाइटें, सिंपल पार लाइटें, चारों नाटक कर दो। तो बड़ी गुस्सा आई अंदर से, आप नाटक करते तो आपको, है ना। खैर वो हो गया। उसके बाद फिर दोबारा एक बार कहीं होता है ना, उसको संभागीय होते हैं, फिर वो फाइनल होता है ऐसा कुछ। तो दोबारा के लिए उनका आमंत्रण आया कि आपको अरे गनी साहब आपको आना, गनी भाई आपको आना है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा चल, तो और अर्जेंट फोन आया उनका 3 दिन पहले कि आपको आना है नाटक लेके। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं तैयार है, फोल्डर नहीं है, लोगों से बोलना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, और आपके पास लाइटें नहीं थी कि आप फिक्र मत करिए हम सारा कुछ देंगे आपको, आप आइए, और ऐसे करके। खैर ट्रेन की टिकट भी नहीं हुई, तो हम लोग अपनी गाड़ियों से लद के, मेरठ था या मध्य यूपी में, पता नहीं कहाँ कोई शहर था, तो वहां गए। अब वहां पर भी क्या हुआ कि नाटक देखने वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए। अब इस देश में एक आईएएस आ जाए, तो हम चूंकि ना तो दिमागी तौर पर शिक्षित होते हैं, ना समझ के लेवल पर, तो हमारा एक आईएएस या आईपीएस कोई व्यक्ति अगर आपके दोस्त हो जाते हैं या कोई आ जाए, तो आपका ना फिर अलग ही कुछ हो जाता है आपके अंदर। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, और वो जो चंद्रमोहन जो थे, अब चूंकि विभागीय मामला भी था, तो उनकी तो सांसें फूल गई कि वो उनको सब कुछ। अब वो मुझसे इमीडिएट आके कह रहे हैं फोल्डर दो। तो मैंने फोल्डर तो नहीं है मेरे पास, वो तो आपसे बात हुई थी, फिर कुछ और। तो मेरा ना, मैं एकदम बिगड़ गया। मैंने, ऐसा है मान्यवर, सुनो मैं अभी नाटक नहीं कर रहा, तो मैं जा रहा हूँ और अरे तुम क्या करो। तो बहुत तेज से फिर हमारी बातचीतें होने लगी, और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या मैं बोल गया। और तो मैंने, तुम जिंदगी भर जब भी नाटक करो तो मैं, मेरे यहाँ एक शो जरूर करने आना, और तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसा करके कुछ हुआ। खैर वो अंतिम बार किया, उसके बाद फिर मैं कभी कहीं नाटक लेके नहीं गया, क्योंकि सरकारी तौर तरीकों की हालात जो थी, वो उससे फिर मुझे लगा कि कुछ मतलब ये करना नहीं है, तो क्यों इस चक्कर में पड़ना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप की क्रिएटिविटी थोड़ी खत्म हो जाती है वहां पे, क्या आप कागजों में उलझे रह जाते हैं। आप हाँ नाटक करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कागज बनाएंगे। तो इसीलिए तो डिवीजन किया गया कि किसका काम क्या है। लेकिन अभी होता है क्या, जिसका जो काम है वो ना करके सब कुछ कर रहा होता है। तो बिल्कुल। नाटक जो करने वाले लोग हैं वो कागज कर रहे होते हैं, जो कागज करने वाले वो नाटक कर रहे होते हैं। हाँ हाँ ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। जिनको कागज करना है वो नाटक कर रहे हैं, जिनको नाटक करना है वो कागज कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें क्या होता है, नाटक जो है ना बीच में पिस गया है। मतलब नाटक जो है समाज, सोसाइटी के उत्थान को बरकरार रखता है। लोग कहते हैं अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो उस देश का कल्चर बहुत आगे होना चाहिए, तो उस देश की ग्रोथ मानी जाती है। और शायद भारत की तो ये शान रही है कि हमारा कल्चर नंबर 1 पे रहा है ना। तो उम्मीद है कि अभी भी लोग उस पर सोचेंगे कि कल्चर को बढ़ाएं, आगे करें और नंबर 1 पे पहुंचे। इसी दिशा में कोशिश है कि हम एक दूसरे से बात करते रहें। कम से कम इस बहाने तो कुछ लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, कुछ लोगों को समझ पाएंगे कल्चर हाँ को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी काम अच्छा कर रहे हो यार, ये जरूरी काम अच्छा कर रहे हो यार तुम। दोस्त लोगों से मिलते रहते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों तक नहीं जाता। मैं खोजता हूँ कि गनी भाई कहाँ पे है, मथुरा में है, उनको बुला के लाता हूँ। यार मैंने सुनो, बहुत लोगों को बुलाया। यार सुनो, हाँ, हाँ गोविंद, ऐसा है कि मैं तो जो है खुद ही, क्योंकि शहर में स्वीकार्यता नहीं है हमारी। हम तो शहर के ही नहीं है, तो फिर देश के नहीं नहीं, आप शहर के शेक्सपियर हैं। हमने बताया ना, शेक्सपियर को भी निकाल दिया गया था। तो उसको भी कहा था तो बाहर जाओ। आज उसके नाम से दुनिया में बहुत काम होते हैं। नहीं मतलब ये है कि आप काम करेंगे तो काम तो होता ही रहेगा।
अच्छा, हिंदी नाटक की अपनी तरह, हिंदी नाटक या साहित्य की अपनी तरह की दिक्कत भी है यार। आइडेंटिटी क्राइसिस का बड़ा टंटा है, क्योंकि हमारी शिक्षाएं, मैंने कहा ना, ड्रामा स्कूल भी जो फिल्म स्कूल के साथ एक अच्छाई है, फिल्म स्कूल में समझ के लेवल पर काफी काम हो जाता है वहां के स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ड्रामा स्कूल में ये नहीं मिलता। मतलब मुझे नाटक यहाँ से आपके पास आउट लोगों में, मैं नाम वाम क्या लूं, चंद लोग ही प्रभावित करते हैं, समझ रहे हैं आप। आपके जो देश भर के जो ड्रामा के जो महानतम शख्सियतें हैं, उनमें से 2-4-6 लोग हैं जो मुझे प्रभावित करते हैं। बाकी एक टेक्निकल जानकार के तौर पर तो दिखते हैं लोग, कारीगर, है ना, कोई भी। और ये कुछ चीजें जैसे अभिनय तो आप नहीं सीख सकते, अभिनय आपके अंदर होता है ना। आप बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं। नाट्य शास्त्र में भी यही कहा गया है जो आप कह रहे हैं, कि वेस्ट में कहा जाता है ना इमिटेशन, हमारे यहाँ कहा जाता है आत्मसाध। हमारे यहाँ अंदर से सब कुछ होता है, आत्मसाध है। तो हमारी पढ़ाई भी चलो वेस्ट वाली हो गई ना, टेक्निकल, मतलब हाँ, हम इमिटेट करने लग गए हैं, आत्मसात नहीं करते। हाँ, आत्मसात एक और है गोविंद के ना, जैसे मुझे लगता है कि एक अभिनेता को, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके यहाँ संस्थान जो, आप चूंकि एनएसडी के बारे में तो बात नहीं हो रही, आप एनएसडी से जुड़े रहे हो इसलिए बात हो रही है, क्योंकि वहां से पास आउट भी हो तुम, 2 ड्रामा स्कूल से पास आउट हो है ना। तो बिल्कुल बात कीजिए, मुझे कोई वो नहीं। हाँ, तो उसमें ये है कि वहां उन्होंने जो एक्टर या वहां के उस ट्रेड के लोग तो कमाल के बनाए हैं, अच्छे, मतलब कमाल के अभिनेता दिए हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अभिनेताओं को अगर दिमागी लेवल पर कुछ करना पड़ा है तो वो खुद से किया है उन्होंने, उसमें स्कूल की बहुत भूमिका नहीं है। जो कि होनी चाहिए उनकी ग्रोथ में, उनके उसमें वो थोड़ा सा सिस्टम को उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग और चीजें सदियों से चलती आ रही हैं वो ठीक थी एक समय तक, लेकिन अभी जीने का तरीका, देखने का तरीका, लाइफस्टाइल सब कुछ बदला है। तो हमें वो ट्रेनिंग को भी उस लाइफस्टाइल में बदलना पड़ेगा। जब जिंदगी बदल रही है तो हम वो बदल नहीं रहे, हम लाइफस्टाइल बदल रहे, लेकिन ट्रेनिंग वही है जो पहले थी, तो वो काम नहीं करेगी। उसमें कुछ तो मैं थोड़ी सी अलग तरह की बात कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ट्रेनिंग के, वो तो ठीक है, एजुकेशन में आप बदलाव लाइए। मैं कह रहा था जहनी तौर पर, देखिए, एक अभिनेता को कमाल का इंसान भी होना चाहिए। इंसान होने की जो बात है, अब दुनिया के इंसानों के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी, इंसान और इंसानियत के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वो साहित्य करता है, फिल्म स्कूल इस मामले में बहुत आगे की चीजें करते रहे हैं। जो कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि आर्थिक इशू जो है, कोई आर्थिक मुद्दा जो है, उस पर जो समझ फिल्म स्कूल के स्टूडेंट की मिल जाएगी, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडेंट की नहीं मिलती। ये एक काम है जिस पर सोचा जाना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल वो सोच के लिए तो पहले लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना, जो सिखा रहे हैं उनको एक सोच में आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। उनको न्यूट्रल होकर काम करना पड़ेगा, बायस होके नहीं। जब न्यूट्रल होंगे तो शायद ये बातें आ जाएं जो आप कहना चाह रहे हैं। हम सब इतने बायस लोग हो चुके हैं कि ये बात कैसे आएगी। मतलब ये चीजें तो तभी हो सकती है जब बहुत आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, आपको टीचर बनना पड़ेगा, एक्चुअल टीचर बनना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, है ना। आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, आपको सही टीचर बनना है बस। अगर एक टीचर, मैं अपने स्टूडेंट से कंपटीशन करूंगा तो स्टूडेंट को कभी आगे बढ़ने दूंगा क्या मैं? मैं अपने स्टूडेंट से वही कह रहा हूँ, अगर ये विचार भी आता है ध्यान में आता है, टीचर को आप रहे होंगे, इस पर शक करना चाहिए। बिल्कुल, लोग नहीं करते। मैंने तो देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि मेरा टीचर मुझसे कंपटीशन करता है तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, अब मैं आगे क्या जोड़ूं, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि अब इनको क्या कहूँ मैं।
ये चीजें हैं, ये दिक्कतें आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल नहीं नकारता, और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बस ये है कि कम से कम मैं कोशिश करूं जिंदगी में ये चीजें ना हो किसी के साथ। औरों को तो बोलना कोई मतलब नहीं बनता, हम खुद को सुधार लें जिंदगी में कि ये चीजें हमसे ना हो। हाँ हाँ, मतलब अब जो परिस्थितियां उसमें तो यही कर सकते हैं हम कि हम जैसे मेरे फोन कोई भी फोन आवे तो मुझे उससे ऐसा नहीं है कि उसे मुझे बात नहीं करनी, कभी होगा ही नहीं, हर फोन में। और मैं सबसे कहता हूँ यार, मुझे टेक्स्ट मैसेज मत किया करो, सबसे यही कहता हूँ, मैसेज मत किया करो, फोन किया करो। मुझे फोन नहीं उठेगा तो बाद में मैं रिप्लाई कर लूंगा, अनजान व्यक्ति भी तब भी बाद में मैं रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों बाद मैंने आपको कितने सालों बाद मैंने आपको मैसेज किया, गनी भाई नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है। बहुत साल हो गए थे, है ना? बिल्कुल। आपने तुरंत उसका जवाब दिया, हाँ बोलो क्या करना है। मैंने कहा गपशप में आ जाइए प्लीज, आपसे आपको आना है। हालांकि मेरी जो है ना ये पहली, क्योंकि क्या है, अभी पिछले दिनों जब आपसे बात हुई इसी बीच में, मथुरा के अगर किसी दोस्त ने देखा तो उन्हें थोड़ा खराब लगेगा। वो कुछ आयोजन कर रहे थे, कह रहे थे कि उसमें हम कुछ मथुरा के में सम्मानित करते हैं ऐसे। तो वो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है यार, मैं नहीं, मतलब वो सब चीजें। लेकिन यहाँ तुम्हारा ना, मुझे लगा गपशप करते हो। मैंने देखा ही वीडियो जाके, जब तुमने कही ना उस दिन, तो एक वीडियो बाद जाके मैंने चेक किया करते क्या हो तुम। तो अजय हैं जो अभिनेता आपके वहां के पास आउट, उनसे जो बातचीत थी थोड़ी सी देखी मैंने। हाँ हाँ जी। तो देख के मुझे लगा कि चलो अनौपचारिक बातचीत है यहाँ, वैसे ही तो बैठ लेते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही करता हूँ गपशप, इसीलिए उसका नाम रखा है कि मतलब इसमें फॉर्मेलिटी ना हो, हम आराम से बात कर पाए, मतलब बातें हो, ये ना हो कि मतलब बंधे हुए हो कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, वो बोलूं या ना बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो गोविंद आप कहाँ से आते भाई हो? सच में, मैं इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद में तो काफी इलाहाबाद, नाटक होता है। हाँ हाँ, इलाहाबाद में काफी होता रहा, मतलब उसी वजह से मेरे इलाहाबाद में बाल भवन भी है, एक छोटी सी जगह बाल भवन है, जिसने बड़ा प्रभावित किया मुझे। मैं बाल भवन जाता था, बाल भवन से शुरू किया थिएटर अपना। तो मैं भी बच्चों वाला रंगमंच वाला हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों के रंगमंच में। तो बचपन से जुड़ा रहा, तो वहां से शुरुआत की थी बाल भवन से। बाल भवन से फिर बीएनए के बाद एनएसडी के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ वो चल रहा है। मुझे मजा आता है इसमें, इसीलिए मैंने कब शुरू किया कि थोड़ा हाँ, मजा आना चाहिए बस काम करने में, यही है जी। तो गनी भाई इसको यहीं पे रोकते हैं, विराम देते हैं, ठीक। मतलब सवा अच्छा घंटा लगा कैसे हुआ हाँ, मुझे भी बड़ा मजा आया, है ना? फिर मिलते हैं फिर अच्छा किसी लगा, दिन। जरूर जी जरूर कभी आइए, फिर बैठते हैं, जी मथुरा के जी गनी पेड़े भाई, खिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल पेड़े खाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि गनी भाई, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक